वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश में दो महत्वपूर्ण शासक, सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। आज एक शासक हम पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि प्रश्न अक्सर इन दोनों से बनते हैं, तो हम लोग को इन्हें नहीं छोड़ना है। इसके अलावा सल्तनत काल के जितने भी शासक रहे हैं, दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करें तो वो पूरा मैंने वीडियो पहले ही करा दिया। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो देख लीजिए, सबकी समयावधि और सारे शासक मैंने कंप्लीट कराए हुए हैं। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आपको देखने को मिलेगी जिसमें आप इन दिए गए नंबर्स पे पेड बुक की जानकारी भी ले सकते हैं, जैसे कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम है और आरओ री एग्जाम है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। समय बढ़ने की वजह से कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया है, तो कोशिश कीजिए अभी जो बचा हुआ समय है उसके लिए अच्छे से कंटेंट आप अपना जो पढ़ रहे हैं उसे प्रिपेयर कीजिए, साथ में प्रैक्टिस बेहतर ढंग से करते रहिए। और प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है आप टेस्ट सीरीज़ या पेड क्विज ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, जो बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है। और आप देखते सिलेक्शन के लिए आपको ऐसे मटेरियल की ज़रूरत होती है जो आपको सिलेक्शन दिला सके, ठीक है। तो इधर उधर से 10 कंटेंट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ एक जगह अपना क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं CS का। गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए और अभी फेस्टिवल ऑफर भी है तो आप ऑफर अवेल कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आपको कोर्सेज मिल रहे हैं, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रुप सी ग्रुप डी स्टेनो की, या आप यूपीपीसीएस आरओ अदर स्टेट पीसीएस की, सभी के लिए कोर्स आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। ओके, तो कंटेंट आपको मिलेगा। पहले आप वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस देखेंगे, क्लासेस से अपने कंटेंट को सारे सब्जेक्ट तैयार करेंगे और तैयार करने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। डेली एक मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व कीजिए, मैं बार बार आप लोग से कहती हूँ, जिससे बेहतर तैयारी हो सके। लेटेस्ट ट्रेंड जो पैटर्न है उससे क्वेश्चन पे आप अपनी हैबिट बनाइए, वैसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आप पहले समय अवधि अगर आपने नहीं देखी तुगलक वंश की तो ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के तैयार कर लीजिए। चलिए मैं आज की क्लास स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले आज मैं जिसकी बात करने वाली हूँ वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का जो समय वो 1325 से 1351 ईस्वी है। इसका जो मूल नाम था वो मलिक फखरुद्दीन जौना खां था। उपनाम है अबुल मजाहिद। अबुल मजाहिद। राज्याभिषेक कहाँ हुआ तो बलबन के लाल भवन में इसका राज्याभिषेक हुआ था। उपाधि क्या ली थी तो उलूग खां की उपाधि थी इनके पास। अल सुल्तान जिल्लीलाह थी, सिक्कों पर इसकी उपाधि का उल्लेख मिलता है। पिता गियासुद्दीन तुगलक थे और मृत्यु कब हुई 20 मार्च 1351 को। मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूनी ने लिखा भी था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये क्यों कहा आगे भी हम लोग समझेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय कई विद्रोह भी हुए थे, एक एक करके विद्रोह देखेंगे। जैसे कि देखिए कुल विद्रोह कितने हैं, संख्या में 34 हैं, काफी ज्यादा है। सर्वाधिक विद्रोह कैसे हुए, दक्षिण भारत में हुए, कुल 27 विद्रोह। पहला विद्रोह हुआ था 1326 ईस्वी में सागर के इक्तेदार बहाउद्दीन गुरसप ने किया था और उसे गुरसप की उपाधि मोहम्मद बिन तुगलक ने दी थी। 1327 से 1328 ईस्वी के बीच बहराम आइवा और किशलू खां ने मुल्तान में विद्रोह किया। मोहम्मद बिन तुगलक की ओर से कठोर दंड नीति के विरुद्ध होने वाला ये पहला विद्रोह था। फिर 1335 ईस्वी में मदुरैया मबर एहसान खां के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया था। 1336 ईस्वी की बात की जाए तो हरिहर और बुक्का, ये इंपॉर्टेंट है, इसने विजयनगर की स्थापना की थी। तो आपसे प्रश्न बन सकता है किसके समय पर, किसके शासन काल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो याद रखिएगा वो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक था 1336 ईस्वी में। 1343 से 1344 ईस्वी की बात की जाए तो प्रताप रुद्र देव द्वितीय के पुत्र कृष्ण नायक ने वारंगल पर कब्जा कर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। अगला जो विद्रोह है वो 1340 से 1341 ईस्वी के बीच होता है। अवध के सूबेदार आइनुल मुल्क ने दौलताबाद का सूबेदार बनाए जाने पर विद्रोह कर दिया था। अब आगे देखते हैं और कौन कौन से विद्रोह हैं जो इम्पोर्टेंट है। 1347 ईस्वी में दौलताबाद में सत्ताधिकारी नेता था हसन गंगू, इसने बहमनी राज्य की स्थापना की। तो बहमनी राज्य हो गया, विजयनगर साम्राज्य हो गया, ये आपको याद रखना है। 1347 ईस्वी में बहमनी याद रखना है। फिर 1341 ईस्वी में मुल्तान में साहू अफगान का विद्रोह हुआ।
1339 से 1340 ईस्वी के बीच गुलबर्गा में अली शाह का विद्रोह हुआ। 1338 में बंगाल में फखरुद्दीन शाह का विद्रोह हुआ और 1338 से 1339 ईस्वी में ही बीदर में सिहाब सुल्तानी का विद्रोह हुआ। 1351 ईस्वी ये अंतिम विद्रोह था जो गुजरात में मोहम्मद बिन तुगलक के दास्तगी ने किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, वैसे तो संख्या में काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो विद्रोह आपको दिए गए हैं। अब बात करते हैं वर्णी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 परियोजनाएं शुरू की थी और ये परियोजनाएं निम्नलिखित थी। क्या थी तो वो देखिए, दोआब कर में वृद्धि की थी, इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना है। राजधानी परिवर्तन किया इन्होंने, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, कराची अभियान किया और खुरासान अभियान किया। सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे दोआब कर में वृद्धि की। तो बर्नी के अनुसार उसने दोआब क्षेत्र में 10 या 20 गुना कर वृद्धि कर दी और वहीं फरिश्ता के अनुसार यह वृद्धि 3 से 4 गुना थी। तो याद रखिएगा किसके अनुसार कितनी थी, ज़्यादातर 10 से 20 गुना पूछा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के असफल योजनाओं से राजकीय कोष को आर्थिक हानि हुई और इसकी पूर्ति के लिए दोआब क्षेत्र की उपजाऊ भूमि पर कर में वृद्धि कर दी गई और दुर्भाग्य से इसी वर्ष इस क्षेत्र में अकाल पड़ गया था। किसान और जमींदारों से कर वसूल करने में सख्ती बहुत ज़्यादा बढ़ती गई और इस स्थिति में क्या हुआ कि किसानों ने कृषि कार्य ही छोड़ दिया, उपज को आग लगा दी और शक्तिशाली जमींदारों ने विद्रोह कर दिया। इतिहास में संभवतः यह पहली बार हुआ था जब किसानों ने खेती बंद कर दी। इस प्रकार ये जो योजना थी इनकी दोआब में कर वृद्धि, ये इनकी असफल रही थी। अगला कार्य इन्होंने क्या किया, राजधानी स्थानांतरण कर दी 1327 ईस्वी में। इन्होंने अपनी राजधानी क्या की, तो 1327 ईस्वी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा। मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटकर कहाँ कर दी, देवगिरी। आप जो भी शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें जो मेन फैक्ट्स आप लिखते हैं उनको जरूर लिख लिया कीजिए। उसने देवगिरी का नाम क्या रख दिया, दौलताबाद रखा। फरिश्ता के अनुसार उसके सलाहकारों ने उज्जैन को राजधानी बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन तुगलक ने क्या किया, देवगिरी को चुना और इसलिए वो उस स्थान पर अधिक परिचित था, तो उसने क्या किया, देवगिरी स्थानांतरित कर दी। फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा इन्होंने दिल्ली सल्तनत, या ये दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे जिन्होंने 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। अभी जो सांकेतिक मुद्रा थी, चांदी का जो टंका चलता था इसके समान थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी की कमी के कारण तांबे और कांसे के सिक्के चलाए। अब इन सिक्कों का जो मूल्य था वो चांदी के सिक्कों के बराबर घोषित किया। जनता ने इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया और क्या हुआ कि सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें नकली सिक्के बनने लगे। इसके बदले सुल्तान को खजाने से असली सिक्के देना पड़ा और खजाना भी खाली हो गया। तो अब देखिए ये भी योजना इनकी विफल ही रहती है। इन्होंने कर में वृद्धि करी, वो भी असफल रहा। देखा आपने कि किसानों ने कृषि तक छोड़ दी। राजधानी स्थानांतरण की, उसका भी कोई इनको फायदा नहीं हुआ। सांकेतिक मुद्रा चलाई तो खजाना खाली हो गया। इनका खुरासान अभियान है। सुल्तान ने मध्य एशिया में स्थित खुरासान राज्य की अव्यवस्था का लाभ उठाकर वहां कब्जा करना चाहा। इसके लिए इन्होंने 3,70,000 लोगों की एक विशाल सेना तैयार की और 1 वर्ष का वेतन पहले ही दे दिया, परंतु खुरासान में स्थिति सामान्य हो गई और ये भी योजना भी इनकी विफल हो गई। अगला है कराची अभियान, जो कि इन्होंने 1337 ईस्वी में किया था, कराची वाला अभियान। तो यह अभियान खुरासान के तुरंत बाद कुल्लू, कांगड़ा और कुमायूं पहाड़ी में स्थित कराची के शासक के विरुद्ध था, जिसमें सुल्तान को जनधन की हानि हुई, परंतु कराची के शासक ने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनसे प्रश्न अक्सर बन जाते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि सल्तनत काल के समय पर सुल्तानों की बात की जाए तो दिल्ली पर बैठने वाले सुल्तानों में सबसे अधिक पढ़ा लिखा था मोहम्मद बिन तुगलक। वो बात अलग है कि इनकी कोई भी योजना सफल नहीं रही। वह एक अच्छा सुलेखक और कवि भी था। इमासी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो कि गंगा जल का सेवन करता था और हिंदू त्योहारों जैसे कि होली आदि बड़ी धूमधाम से मनाया करता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना किसी भेदभाव के पदों का आवंटन योग्यता के आधार पर किया था और राज्यारोहण के तुरंत बाद उसने मोहम्मद नाम अपनाया था। एडवर्ड थॉमस ने उसे सिक्के बनाने वालों का सुल्तान और धनवानों का युवराज कहा। मोहम्मद तुगलक को मुद्रा शास्त्री भी कहा जाता है। राजमुंद्री अभिलेख की बात की जाए तो मोहम्मद तुगलक या उलूग खां की विजयों का उल्लेख मिलता है। तो अभिलेख याद रखिएगा कौन सा है, राजमुंद्री अभिलेख है और इस लेख में उसे दुनिया का खान कहा गया है। 1328 ईस्वी में सरबन शिलालेख में मोहम्मद तुगलक का वर्णन पृथ्वी के सभी सम्राटों में मुकुट का मोती कहकर किया गया है और इसमें उसे ऐसा शासक बताया गया है जिसके काल में दिल्ली में वेदों के गायन से भी पाप भाग जाते थे। ठीक है। मथुरा ज्ञानपुरीश्वर मंदिर का जो लेख है वो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के 90 वर्ष का और इस लेख में उसे
आग ही सुल्तान कहा गया है। तो ज्ञानपुरीश्वर मंदिर का जो लेख है मदुरा का वो याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक दोनों का जो राज्याभिषेक है वो कहाँ हुआ था? बलबन के लाल भवन में हुआ था। दोनों ने योग्यता के आधार पर पदों का आवंटन किया था। जो सिमिलैरिटी है वो बताई जा रही है। दोनों ने जो भू राजस्व की दर है वो 50% रखी। दोनों ने खुम्स में 80% अर्थात 4/5 राज्य का हिस्सा है वो माना था। दोनों ने गृह कर और चारागाहों पर भी कर वसूला था। तो दोनों में जो सिमिलैरिटी से स्टेटमेंट बन सकते हैं, बनते भी हैं, इसको याद रखना है। जैन जिन प्रभासूरी के साथ विचार विमर्श मोहम्मद बिन तुगलक करता था, वहीं अकबर के साथ विचार विमर्श कौन करता था? हरि विजय सूरी करते थे। और जिन प्रभासूरी आपको याद रखना है किसके साथ? ये मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर दो ऐसे शासक हुए जिनकी धार्मिक नीतियों के खिलाफ काजियों ने फतवा जारी किया था। अकबर के खिलाफ जौनपुर के काजी मुल्ला यजदी ने फतवा जारी किया था और इब्न बतूता ने मुगल ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसके साम्राज्य के लिए हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किया हुआ है। मोहम्मद तुगलक ने ही सबसे पहले अकाल संहिता का निर्माण करवाया था और इसी ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, जो सुल्तान ईश्वर की छाया है, ऐसी जो उपाधि है, ठीक है, ईश्वर सुल्तान का समर्थक है, ये सारे जो वाक्य हैं वो अंकित कराए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दीनार की संज्ञा दी गई थी। और ये जो इब्न बतूता है ये 1333 से 1347 ईस्वी तक रहता है। मोरक्को का ये मूल अफ्रीकी यात्री था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। ठीक है, 1342 ईस्वी में उसे सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजा गया। इब्न बतूता ने, इनकी पुस्तक है, कई बार पूछी गई, मैच करने को आती है, किताबुल रेहला है, कहीं कहीं पर सिर्फ रेहला का वर्णन मिलता है। तो किताबुल रेहला किसकी? इब्न बतूता की। इन्होंने अपनी पुस्तक में अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है और सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। दिल्ली में सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था और उसने गैर तुर्कों पर भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया था। तो आज हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कंप्लीट किया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ये जो फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं लिया गया है कि जिससे आप चीज़ें भूल जाएं। तो 1-2 बार वीडियो रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा, भूलेगा नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम टाइम खासकर रिवीजन किया कीजिए जिससे जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं वो ना गायब होने पाए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग के जो भी कमेंट आते हैं मैं कोशिश करती हूँ सबका रिप्लाई करती हूँ। अगर आपको अपना कोई सुझाव देना है या फिर आपको अपना रिव्यू देना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि अभी जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़िए, रात को 9 बजे जो क्लास आती है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में पेड कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ ही चीज़ें मेरे साथ पढ़ पाते हैं। और कंप्लीट कोर्स के लिए जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए पूरा जो सिलेक्शन मटेरियल एक ही जगह मिल जाए, उसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए वो बेस्ट स्टडी मटेरियल साबित होगा। आप उससे तैयारी कीजिए और सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी मैंने दिया है, आप उस पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं।